वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को मुल्क में आटे की कीमतों में इजाफे का सख्त नोटिस लेते हुए मुतल्लिका वज़रा और वजारतों से इस मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली है। इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में आटे की कीमत 65 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है, जो कि कीमत में इजाफे की एक वजह बन गई है। मुझे अभी भी याद है कि हम 2017 में जब इधर आए तो इधर हम दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़ाया करते थे, और फिर ये डैम वालों ने स्कूल तमीर किया है। अभी 3 कमरे बना के दिए हैं, एक ऑफिस है, 3 बाथरूम है, इनके आगे बरामदा है। हमारा अगला कदम पाकिस्तान में मकई, गंदम, कपास और सब्जियों के बीजों को फ़रोग देना है, ताकि इन फसलों की जिन्याती इस्लाह और पैदावार में बेहतरी में पाकिस्तान की मदद की जा सके। हमारी कंपनी ने चीन को पाकिस्तानी ज़रई मसनूआत की बरामद में हम आहंगी के लिए अपने मंसूबे की इत्तला मुतल्लिका महकमे को दी है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। प्रोग्राम का आगाज़ इस हफ्ते की अहम बैनुल अक़वामी और मुल्की खबरों के जायजे से करते हैं। पाकिस्तान का मालियाती खसारा रवा माली साल की पहली 3 तिमाहियों के दौरान मजमूई मुल्की पैदावार GDP का 3.8% रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के दौरान 3% खसारा रिकॉर्ड किया गया था। खसारे में इजाफा सब्सिडीज और ग्रांट्स में इजाफे के अखराजात की वजह से हुआ है। तवक्को है कि रवा माली साल के बकिया महीनों में अखराजात का दबाव मजीद बढ़ेगा। वजीर खजाना और महसूलात मिफ्ताह इस्माइल ने हफ्ता को यहाँ कहा कि बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के साथ अमले की सतह के मुआहदे पर जून में दस्तखत किए जाएंगे, और उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क के गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने की पूरी कोशिश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हाल ही में ऐलान किया था कि हुकूमत ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आवाम पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए एक रेस्क्यू पैकेज शुरू करेगी। महंगाई, जैसा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI से मापा गया, ट्रांसपोर्ट और खुराक की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से मई में 13.76% पर तकरीबन 2.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ये जनवरी 2020 के बाद सबसे ज्यादा अफराते ज़र है, जब ये 14.6% थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि अफराते ज़र में इजाफे का बुनियादी सबब बैनुल अक़वामी अजनास की कीमतों में इजाफा और शरह मुबादला में नुमायां कमी थी। दर हकीकत अमरीकी डॉलर और तजारती खसारे की वजह से रुपए की कदर में कमी पाकिस्तान के अहम तजारती शराकतदारों की करेंसियों के मुकाबले बुनियादी तौर पर मुल्क और उसके शराकतदारों के दरमियान अफराते ज़र के फ़र्क की अक्कास हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को मुल्क में आटे की कीमतों में इजाफे का सख्त नोटिस लेते हुए मुतल्लिका वज़रा और वजारतों से इस मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली है। इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में आटे की कीमत 65 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है, जो कि कीमत में इजाफे की एक वजह बन गई है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में 1 जून से घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें दुगनी हो गई हैं, जिससे सार्फिन हैरान हैं। खुर्दा मार्केटों में मशहूर ब्रांड्स के घी और खाना पकाने की ज्यादा से ज्यादा कीमतें अब भी 540 से 560 रुपए फी किलोग्राम फी लीटर के दरमियान हैं, जिसमें कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। खाद के सनतकारों ने यूरिया की कीमत मौजूदा 1768 रुपए फी बोरी से बढ़ाकर 1850 रुपए कर दी है। अफराते ज़र के दबाव और गैस की बुलंद कीमतों का हवाला देते हुए इस सरकारी तौर पर ऐलान करदा इजाफे के बावजूद मार्केट में यूरिया की कीमत अब भी बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में 2600 रुपए फी बोरी फरोख्त हो रही है। खरीफ की फसल की वजह से मांग में इजाफा हुआ है, जिस बिना पर सप्लाई दबाव में आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता 3 दहाइयों में चीन की बेपनाह तरक्की के पेश नज़र पाकिस्तान इस्लाहात, बिलखुसूस तजारत और ज़राअत में चीन के तजर्बे से सीखने में दिलचस्पी रखता है। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में बरामदात और दरामदात की सतह को बेहतर बनाने के लिए 2 तरफा तजारत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने तवानाई के वसाइल की अफजूदगी के लिए चीन से हुनर सीखने में भी दिलचस्पी रखता है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलत फराहम करने और चीन के ताउन को कभी फरामोश न करने का अहद किया। तुर्की के दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हुए पाकिस्तान और तुर्की की ताजिर बरादरी पर जोर दिया कि वो 2 तरफा तजारत को अगले 3 सालों में $5 अरब तक ले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने कारोबारी शोबे की तमाम रुकावटों को दूर कर दिया है
اور ترک سرمایہ کاروں پر زور دیا کہ وہ اپنا سرمایہ متعدد شعبوں جیسے کہ زراعت، آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈیری، ٹیکسٹائل اور دیگر کئی شعبوں میں لگائیں۔ پاکستان نے جولائی تا اپریل 2021-2022 کے دوران کھیلوں کے سامان کی برآمد سے تقریباً 300 ملین امریکی ڈالر کمائے، جو پچھلے مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 33.43% اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ ان میں سے فٹ بال کی برآمدات 150 ملین امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئیں، جس کی مالیت میں 40% سے زیادہ اضافہ ہوا، اور دستانے کی برآمدات 60 ملین امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئیں۔ پاک افغان سہولت کمیٹی PAFC نے منگل کے روز حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ملک کی برآمدات کو بڑھانے کے لیے افغانستان سے خام مال کی درآمد پر سیلز ٹیکس سمیت تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز معاف کرے۔ انہوں نے کہا کہ قالین سازی کی صنعت پاکستان کی سب سے بڑی کاٹیج صنعتوں میں سے ایک ہے، جو بھاری مقدار میں زر مبادلہ کمانے کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں کے لوگوں کے لیے روزگار کا ایک ذریعہ بھی ہے، جو اپنے گھروں میں کام کرنے والی خواتین مزدوروں کو بھی روزگار فراہم کرتی ہے۔ حکومت نے صنعتی شعبے کے لیے کچھ خام مال کی درآمد پر سے پابندی ہٹا دی ہے۔ حکومت نے ملک کے کم ہوتے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ کو کم کرنے کے لیے بڑھتے ہوئے درآمدی بل کو روکنے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء اور موبائل فون سمیت الیکٹرانک مصنوعات سمیت تقریباً 800 اشیاء کی درآمد پر پابندی لگائی۔ اس کا اطلاق خام مال، درآمدی اشیاء اور صنعتی آلات، مشینری جو صنعتی مینوفیکچرنگ کے لیے ہے، اور غیر ملکی گرانٹ جو مختلف امدادی سرگرمیوں میں استعمال ہو رہی ہے پر نہیں ہوگا۔ بڑھتی ہوئی سبسڈی مختص کرنے کی وجہ سے تیل کی صنعت کو اب خام تیل اور تیل کی مصنوعات کی درآمد کے لیے بین الاقوامی مالیات کا بندوبست کرنے میں چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان کی ایندھن کی سپلائی اب قرضوں کی محدود سہولیات، بلند افراط زر اور روپے کے مقابلے میں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کی وجہ سے بھی شدید خطرات سے دوچار ہے۔ مالیاتی پریشانی نے تیل کی صنعت کو انتہائی کمزور اور نازک بنا دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں سپلائی چین ٹوٹ سکتی ہے۔ تاہم یہ تخمینے تجویز کرتے ہیں کہ جب تک حکومت چند دنوں میں قیمتوں میں ایک اور اضافے کا اعلان نہیں کرتی، اسے ایندھن پر سبسڈی کی فراہمی جاری رکھنی ہوگی۔ اس سے قبل پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ وزیر اعظم شریف نے ایندھن اور توانائی کی سبسڈی منسوخ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ سبسڈی کی منسوخی سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور کم اور درمیانی آمدنی والے طبقوں کی زندگیوں پر شدید اثر پڑے گا۔ کروٹ ہائیڈرو پاور اسٹیشن سی پیک کے تحت پہلا ہائیڈرو پاور اسٹیشن ہے۔ حال ہی میں اس اسٹیشن کے آس پاس کے باشندوں کے لیے ایک کمیونٹی انویسٹمنٹ پلان شروع کر دیا گیا ہے، جس کے تحت مقامی لوگوں کے لیے اچھے پرائمری اسکول اور ہسپتال بنائے جائیں گے۔ یقیناً اس سے مقامی لوگوں کی زندگی میں ضرور بہتری آئے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی سی پیک سٹوری۔ دو 2016 میں شروع ہونے والے کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو 5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کے آس پاس کے لوگوں کی زندگی کیسے بدلی ہے؟ اسلام آباد سے تقریباً 70 کلومیٹر کا فاصلہ 2 گھنٹے میں طے کر کے ہم یہ جاننے کے لیے ایک خوبصورت گاؤں کان کے ایک پرائمری اسکول پہنچے۔ یہ اسکول پہلے صرف ایک کمرے پر مبنی تھا، لیکن جب کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ شروع ہوا تو اسے 2016 میں کروٹ پروجیکٹ کے تعاون سے تعمیر کیا گیا۔ اس کی تعمیر مارچ 2018 میں مکمل ہوئی، جس کے بعد اسے اپریل 2018 میں محکمہ تعلیم پنجاب کے حوالے کر دیا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا کیا نام ہے؟ فواد بانی۔ فواد، آپ کو اسکول کیسا لگتا ہے؟ ہمیں بہت اچھا اسکول لگتا ہے۔ یہاں پہ کیا کیا سبجیکٹ پڑھتے ہیں آپ؟ ہم اسپیشل پڑھتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، اچھا، انگلش پڑھتے ہیں، اسمیات پڑھتے ہیں، مستریوں پڑھتے ہیں۔ اور ٹیچرز کیسے ہیں آپ کے؟ ہمارے ٹیچر بہت اچھے ہیں، بہت اچھی پڑھائی ہو رہی ہے۔ اسکول کی تعلیم جو ہے پنجاب نے تو تقریباً سارا نصاب جو ہے پورے پنجاب کا ساروں کے لیے پرائیویٹ جو اسکول ہے اور جو سرکاری ہیں ساروں کا ایک جیسا کر دیا۔ تو اور یہاں کے بچوں کی ذہنیت بھی جس طرح شہر میں ہوتا ہے اچھے ذہن ہے، مطلب کہ جلدی ادھر بچے سیکھ جاتے ہیں۔ ڈیم بننے سے پہلے جب یہ کروٹ سے یہاں پر کنان میں اسکول شفٹ کیا گیا تو یہ صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا، نہ ہی بات تھے، نہ ہی اس کی چار دیواری تھی، باؤنڈری وال نہیں تھی اور کوئی سہولت نہیں تھی یہاں پر۔
مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم 2017 میں جب ادھر آئے تو ادھر ہم درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے، اور پھر یہ ڈیم والوں نے اسکول تعمیر کیا ہے، ابھی 3 کمرے بنا کے دیے ہیں، ایک آفس ہے، 3 باتھ روم ہیں، ان کے آگے برآمدہ ہے، اور یہ پورے 2 کنال میں اسکول ہے، اور یہ 2 کنال میں باؤنڈری وال ہے۔ محمد مظہر کاند کے رہنے والے ہیں۔ اس کے خاندان کے 5 بچے اس اسکول میں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ یہ ایک پسماندہ علاقہ تھا جس میں اس سے پہلے کوئی سہولیات نہیں تھیں، یہاں کچھ بزرگ لوگوں نے سخت زندگی گزاری ہے۔ اب اپنے بچوں کو اچھی طرح سے تعلیم یافتہ ہوتے دیکھ کر اور ارد گرد کے بنیادی ڈھانچے میں بہت بہتری کی وجہ سے وہ کافی پر امید محسوس کر رہے ہیں۔ جی، کروڑ پاور پروجیکٹ بننے سے پہلے جو ہم کو مشکلات تھی، وہ سب سے پہلا یہ مشکلات تھی کہ ہم کا یہ راستہ بہت مشکلات میں تھا۔ تو ہم یہ سنگل راستہ تھا، ہم جب کوئی آدمی بیمار ہوتا تھا تو ہم کاندھے میں اٹھا کر لے کر جاتے تھے، چرپائی میں بھی اٹھا کر لے کر نہیں جا سکتے تھے۔ جب یہ کروڑ پاور پروجیکٹ بنا تو ہم لوگوں کو یہ راستہ دیا، انہوں نے روڈ بنا کر دیا اور یہ اسکول بنا کر دیا۔ ہم اپنے سفر کے دوران بہت سے رہائشیوں سے ملے۔ ان کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ نئی تعمیر شدہ سڑک کی وجہ سے علاج معالجہ تک آسان رسائی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد کروڑ پاور کمپنی نے جو کوٹا میں ایک ایمرجنسی بلاک بنا کے دیا ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ہم 40 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جاتے ہیں، فرسٹ ایڈ ملتی ہے، اس کے بعد ہم پنڈی کے بڑے اسپتالوں میں چلے جاتے ہیں، ریفر ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ اور تبدیلی کیا آ سکتی ہے، ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ملا ہے۔ کوٹا راولپنڈی کی ایک تحصیل ہے جس کی آبادی تقریباً 2 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ یہاں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کشمیر ہائی وے پر 1968 میں بنایا گیا تھا۔ کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے کمیونٹی انویسٹمنٹ پلان کے تحت 20 ملین روپے کی لاگت سے ایک نیا ایمرجنسی بلاک تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں مریضوں کو سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ہم نے کروٹ ہائیڈرو پروجیکٹ کے دوران میں پھر ہم نے اپنی سڑک کی بھی اپنی مدد آپ کے تحت، ہم نے یہ پوری سڑک جو ہے ہم نے پورے کوہوٹا والوں نے ہم نے ڈونیشن جمع کیا اور یہ سڑک بنوائی تھی۔ یہ دائیں جانب جو ہے یہ خواتین کا ہاسپٹل ہے، یہ جو میرون بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ خواتین سچا بچہ کا یہاں پر ہے۔ نارمل ڈیلیوریز، او پی ڈیز، ساری خواتین کا یہ پورشن ہے۔ اور جو بائیں جانب ہے یہ اب کروٹ ہائیڈرو پروجیکٹ کا جو ہے وہ پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے پورا یہ جو سیمنٹ کا پورشن ہے یہ بھی پورا انہوں نے خود سے ہی کیا، اور آپ اس کا نام دے سکتے ہیں ایمرجنسی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوہوٹا۔ 2021 کی 22 مارچ 2021 کو ہمیں یہ بلڈنگ جو ہے وہ ہمیں ہینڈ اوور ہوئی ہے، اور تقریباً 1 سال جو ہے وہ ہو گیا اس کو فنکشنل ہوتے ہوئے، اور 2019 کے اینڈ میں بننا شروع ہوئی تھی، 2020 اس کی تکمیل کا سال۔ اور 2 ریمپس ہیں اس میں، پیشنٹس ریمپ سے اندر آ سکتے ہیں، اور پھر سیڑھیاں ہیں، اور ایمرجنسی میں جس طرح سے سیڑھی جگہ کھلی چاہیے ہوتی ہے مریض کے آنے کے لیے وہ میسر ہے۔ باہر ہم نے ان کے پیشنٹ کے ویل چیئرز اور جو اسٹریچرز ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ 2007 میں اس ہسپتال میں شامل ہونے کے بعد سے ڈاکٹر سمینہ خان یہاں اتنی بڑی تبدیلیوں کو دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہیں۔ کروٹ ہائیڈرو پروجیکٹ کا جو کمیونٹی انویسٹمنٹ پروگرام ہے، جب یہ ہاسپٹل ان کے اس پروگرام سے پہلے ہمارے پاس 5 بیڈ کا ایمرجنسی تھی، اور چونکہ میں اتنے عرصے سے یہاں ہوں، میں نے یہ دیکھا تھا کہ اگر کشمیر سے کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہوا تھا، اس کے بعد اور حادثات بھی میں نے دیکھے کہ ہم فرش پہ مریضوں کو لٹایا ہوتا تھا ہمیں، اور ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہاں پر کیونکہ یہ ہائی وے ہے تو حادثات بہت زیادہ آتے ہیں، روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس، تو ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی تھی کہ ہم مریضوں کو لٹائیں، اور یہ تکلیف میں نے ظاہر یہاں پر کام کرتے ہوئے دیکھی ہوئی تھی۔ تو جب کروٹ ہائیڈرو پروجیکٹ سے ہمارا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے ان سے اسپیشل ریکویسٹ کی کہ ہماری ایمرجنسی کو ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے، تو 5 بیڈ سے ہم نے 24 بیڈ کی ہم نے ایمرجنسی جو ہے وہ ہمیں کروٹ ہائیڈرو پروجیکٹ نے 1 سال کے دوران میں ہمیں بنا کر بھی دی، اور ہمیں اس کو فلی اکوپڈ بھی کر کے دیا کہ ہم اس کو رن بھی کر سکیں۔ سپل وے سے 790 کیوسک پانی بہ رہا ہے۔
स्पिलवे के पीछे 95.5 मीटर asphalt कोर रॉक फिल डैम है। पावर प्लांट में 4 फ्रांसिस टरबाइन्स हैं। हर टरबाइन की सलाहियत 180 मेगावाट है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद एक तो ये है कि जो हमारा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट प्लान जब मुकम्मल होगा तो उसमें हमने यहाँ पे बिल्कुल करीबी इलाकों में स्कूल्स बनाए हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट बनाए हैं, हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया है और जो राब्ता सड़कें हैं उनको हमने बेहतर किया है और उस वजह से जो मुकामी लोग हैं उनको सेहत और सफाई की सहूलतें बेहतर मैसर आई हैं। दूसरे इनके यहाँ पे रोज़गार इनको बेहतर तरीके से मिला है। तीसरा एक हमारा एक प्रोजेक्ट है, मतलब CSR प्रोग्राम के तहत हमारा जो CTG ग्रुप है उसने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिया है जो इलाके के जो नौजवान हैं, जो यंग यूथ है। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात, पीने के पानी की सहूलियात के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है। अब तक पंजाब और आज़ाद जम्मू और कश्मीर दोनों में 11 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। 3 मंसूबे ज़ेर तामीर हैं और 4 मंसूबे पाइपलाइन में हैं। इससे मज़ीद मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। बीज ज़राअत में चिप्स की हैसियत रखते हैं, जबकि बीज का तावन चीन और पाकिस्तान के माबैन ज़री तावन की अवलिन तरजीह रहा है। चाइना सीड एसोसिएशन की नायब सदर मोहतरमा चांग छी साहिबा खुद एक बीज कंपनी की सरबराह हैं। वहीं कई सालों से चीन और पाकिस्तान के दरमियान बीज के तावन का तजर्बा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम मोहतरमा चांग छी की कहानी सुनते हैं। पहली बार मैंने चीन की वजारत ज़राअत और दही और MARA के सीड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के साथ पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान एक बड़ा ज़राई मुल्क है, लेकिन चावल के जिन्याती मवाद और पैदावार के हवाले से चीन से मुख्तलिफ है। चीन और पाकिस्तान दोनों ज़राई साइंस और टेक्नोलॉजी में दो तरफ़ा तबादलों और ताउन को मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, जैसे कि चावल की ज़्यादा पैदावार देने वाली इकसाम का फ़रोग़। पाकिस्तान के बारे में मेरा पहला तासुर ये था कि वहाँ के लोग बहुत पुरखलूस हैं। हमने जिन ओहदेदारों और कारोबारी इदारों से रब्ता किया, सड़क पर जिन शहरी रिहायशियों से हमारी मुलाकात हुई और खेतों में जिन किसानों से हम मिले, वो सब हमारे साथ बहुत अच्छे थे। जब उन्होंने हमें देखा कि चीनी लोग हैं तो उन्होंने बहुत गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया। उस वक्त मेरे ये एहसासात थे कि हमें ऐसे दोस्त मुल्क के साथ ताउन को मजबूत बनाना चाहिए। दूसरी बार मैं अगस्त 2018 में पाकिस्तान गई थी। मुझे NARA ने चाइना सीड एसोसिएशन की जानिब से पाकिस्तान में बीजों की बरामद के मसाइल पर मुशावरत के काम पर मामूर किया था। उस वक्त हमने पाकिस्तान की वजारत बराए कौमी तहकीक व हिफ्ज़ान तग़ज़िया MNFSR का दौरा किया। उन्होंने चावल की पैदावार में ताउन पर चीन के आला पैदावार वाले चावल के बीज का शुक्रिया अदा किया। उनकी ख्वाहिश थी कि चीन पाकिस्तान को बीजों की बरामदाद में इजाफा करे। 2018 में पाकिस्तान के लिए चीनी बीजों की बरामदाद तकरीबन 7,000 टन थी, जबकि पाकिस्तान की तलब 20,000 टन थी। उन्होंने ज़्यादा पैदावार वाले बीज पाकिस्तान में मकामी तौर पर तैयार करने की उम्मीद भी जाहिर की। क्योंकि पाकिस्तान भी एक बड़ा चावल पैदा करने वाला मुल्क है, इसलिए इसकी चावल की पैदावार न सिर्फ मुल्की ज़रूरियात पूरी कर सकती है, बल्कि पड़ोसी ममालिक को भी बरामद किया जा सकता है। इसलिए इनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तानी चावल की मज़ीद कंपनियां चीन को बरामद करें। उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 34 चावल कंपनियां चीन को बरामद करती थीं। चांग छी के पाकिस्तान के दूसरे दौरे ने उन्हें चीन पाकिस्तान ताउन और पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल को समझने के अलावा चीन पाकिस्तान जिन्याती ताउन के हवाले से भी बहुत से नए आइडियाज से रोशनास कराया। पाकिस्तान के दूसरे दौरे में हमने बासमती चावल देखा, जो बुनियादी तौर पर यूरोपीय यूनियन के ममालिक को आला दर्जे के चावल के तौर पर बरामद किया जाता है। उसकी यूनिट पैदावार चीन के ज़्यादा पैदावार वाले चावल से आधी है, लिहाजा हमने उन्हें बासमती चावल की पैदावार, मज़ाहमती क़ुव्वत और काश्त की तकनीक को बेहतर बनाने में मदद की तजवीज़ पेश की। हमारी कंपनी ने मुतल्लिका तजर्बात शुरू कर दिए हैं। हमने आला किस्म के चीनी चावलों के साथ मखलूत बासमती चावल तैयार किया और चीन में अच्छी कारकर्दगी की हामिल इकसाम की अफजाइश की है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान में पौधे लगाने के लिए मौजू इकसाम का इंतखाब करके वहाँ उनको फ़रोग़ दिया जाएगा, जिनकी पैदावार मौजूदा पैदावार से कम अज़ कम दुगनी हो सकती है। हमने पाकिस्तान फार्म्स एसोसिएशन का भी दौरा किया। उनकी दरख्वास्त थी कि पाकिस्तान से चीन को मज़ीद ज़रई मसनूआत बरामद की जाएँ। हम बीज बरामद करके और अनाज दरामद करके उन्हें मज़ीद फ़रोख्त के ज़राए भी फराहम करना चाहते हैं, जिससे चीन के ग़ज़ाई दरामदी खला को भी पुर किया जा सकता है। हमारी कंपनी ने चीन को पाकिस्तानी ज़रई मसनूआत की बरामद में हम आहंगी के लिए अपने मंसूबे की इत्तला मुतल्लिका महकमे को दी है।
पाकिस्तान के 2 दौरों ने चांगचन को चीन और पाकिस्तान के दरमियान गहरी दोस्ती और पाकिस्तानी अवाम के जोशो खरोश का एहसास दिलाया, जिससे उनका बीज की सनत में चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताउन पर एतमाद मजबूत हुआ। चीन वापस आने के बाद हमने पाकिस्तान के मुतालबात का हल निकाला और मुतल्लिका महकमों को पेश किया। बाद में हमने MNFSR के मुतल्लिका रहनुमाओं को भी चीन मदऊ किया, क्योंकि वो हमारे बीज की प्रोसेसिंग और पैदावार के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से फ़िक्रमंद थे। हमने उन्हें दावत दी कि चीनी बीज कंपनियों में हमारी बीज की सनत की पैदावार और प्रोसेसिंग के अमल का मुआयना करें। वो अप्रैल 2019 में चीन आए और कई कंपनियों और चीनी कस्टम्स का दौरा किया। चाइना कस्टम से बातचीत के बाद वो हमारे बीज की बरामद के तरीक़ेकार से बहुत मुतमईन थे। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर चीन की ज़्यादा पैदावार वाले चावल लगाए गए हैं और उसके शानदार नताइज बरामद हुए हैं। चावल के फ़रोग़ के कामयाब तजर्बे को मुस्तक़बिल में मज़ीद फसलों के खेतों में मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले साल हमारी कंपनी ने 100 मिलियन किलोग्राम मुख्तलिफ फसलों के बीज फ़रोख्त किए, जिनमें 38 मिलियन किलोग्राम चावल के बीज, 50 मिलियन किलोग्राम गंदम के बीज और 10 मिलियन किलोग्राम से ज़्यादा मकई के बीज शामिल हैं। हमारा अगला कदम पाकिस्तान में मकई, गंदम, कपास और सब्जियों के बीजों को फ़रोग़ देना है, ताकि इन फसलों की जिन्याती इस्लाह और पैदावार में बेहतरी में पाकिस्तान की मदद की जा सके। मिसाल के तौर पर कपास ले लें। पाकिस्तान में कपास सबसे बड़ी फसल है, लेकिन इसकी पैदावार चीन के सूबा सिंकियांग से बहुत पीछे है। हम सिंकियांग में कपास के बीजों की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक हैं। सिंकियांग और पाकिस्तान के जुग्राफियाई फ़वाइद से फ़ायदा उठाते हुए, जो कि एक दूसरे से मुल्हिक हैं और कुदरती हालात एक जैसे हैं, हम अगले मरहले में इस कंपनी में पाकिस्तान में पौधे लगाने के लिए मौजूद कपास के बीज की अफसाइश करेंगे। हमारी कंपनी ने हाई एमएलओज़ कॉर्न भी तैयार की है। भरपूर नशास्ते वाली ये मकई एक दोहरी कारामद फसल है, जिसे कारामद खुराक और मटीरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी कीमत आम मकई से बहुत ज़्यादा है। हम मकई की पाकिस्तान मुंतकिल करने का इरादा रखते हैं, ताकि पाकिस्तान के मकई के काश्तकारों की आमदनी में इजाफा हो सके। सीपैक मंसूबे पर काम करने वाले कारकुन कौमी असासा हैं। लोगों ने इस अजीम मकसद को पाने के लिए सख्त मेहनत की। कौम की तकदीर बदलने के लिए एक गेम चेंजर। लेकिन सीपैक का आपसे क्या ताल्लुक है? मैं नहीं जानता कि सीपैक क्या चीज़ है, अलबत्ता मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि ऑरिलाइन चेनें मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर। मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं किसी बड़े मकसद के लिए जान दूं। मैं इस बात से ही खुश हूँ कि मेरे पास अपनी फैमिली की खाने पीने की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसे हैं। आजकल एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो बहुत ईजी हो गया है। जिस तरह आपको पता है कि मैं एक व्लॉगर हूँ और मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में प्रमोट करूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं हूँ माजेब, मैं चाइना में ही रहती हूँ और चाइना में ही पढ़ती भी हूँ। और चाइना में जो है मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं डेली जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। एक बहुत ही अच्छा ग्रुप चैलेंज फैशन कंपनी, वहाँ पे मेरी जॉब है। और जॉब पे जाने से पहले मेरा डेली का मामूल है नाश्ता मस्ट है, नाश्ता ज़रूरी करना है। और ये मैंने अपनी हैबिट जो है ये चाइनीज़ कल्चर से सीखी। आगे भी इंशाल्लाह हम आगे बढ़ के ड्राइविंग करके रोज़गार कमाकर अपनी फैमिली और बच्चों को भी खुश रखेंगे, उसको अपने मकाम पर पहुँचाएंगे। अगर ये आपके लिए नहीं है तो इनमें से किसी प्रोजेक्ट की कोई अहमियत नहीं। हमें सीपैक के साथ अपना ज़ाती तजुर्बा बताएं, क्योंकि आपकी राय अहम है। अपने तजुर्बे को शेयर और हैशटैग करें #MeAndCPAC। हमारे #MeAndCPAC वीडियो और तस्वीरी मुकाबले में शिरकत कीजिए। नाजरीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते मिलेंगे। खुदा हाफिज।